हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के क्रम में। आज का चैप्टर है मुगल वंश। ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब मुगल साम्राज्य में पहले वंश के बारे में यानी पहले शासक के बारे में पढ़ेंगे, जो है बाबर। ठीक है, तो आज बाबर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखेंगे किस तरह बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया, यानी मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो पहले मुगल साम्राज्य के तो सबसे पहले मुगल वंश के काल पीरियड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मुगल वंश का जो काल पीरियड चला, ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य का जो काल पीरियड चला, वो है 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 1526 से लेकर 1707 तक जो वंश था, ये शक्तिशाली वंश था। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया और 1707 में जाकर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये दो दौर जो था, ये एक शक्तिशाली दौर के रूप में जाना जाता है। और फिर हम देखेंगे 1707 से लेकर 1857 में। ठीक है, 1707 में मोहम्मद शाह प्रथम जो है शासक बनता है और मोहम्मद शाह द्वितीय 1857 में शासक रहता है। यहाँ तक की जो शक्ति थी, ये उत्तर मुगल वंश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में, किस तरह से वो संघर्ष करता है और भारत पर आक्रमण करता है, किस तरह से मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक है, और उसके द्वारा भारत के अंदर किस तरह से 4 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। आज बाबर का परिचय पढ़ेंगे, फिर बाबर की प्रारंभिक संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर का भारत पर आक्रमण और आक्रमण के कारण के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से पानीपत का युद्ध किया 1526 में और यहाँ से मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। और अगला युद्ध वो भारत में करता है, भारत के अंदर जो करता है वो खानवा का युद्ध 1527 में, और फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में, यानी 26, 27, 28, 29 ये लगातार युद्ध करता है भारत में, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुगल क्या है। ठीक है, मुगल के बारे में जानते हैं कि ये मुगल क्या है, कैसे मुगल नाम पड़ा। ठीक है, तो देखिए, दो शक्तियों के वंश से मिलकर ये मुगल पड़ा है। ठीक है, दो शक्तियों के वंश से मिलकर ये मुगल बना। ठीक है, और मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। ठीक, तो वो दो शक्ति कौन थी? ठीक है, तो दो शक्ति जो लड़ाकू वंशज थे, उनसे बनकर मुगल बना है। पहला लड़ाकू वंशज था तैमूर वंश। ठीक है, और दूसरा जो था मंगोल वंश। ठीक है, इन दोनों से मिलकर मुगल बना। और ये कैसे मिल गए, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बाबर का परिचय देखते हैं। बाबर तुर्की चगताई शाखा से संबंधित था। ठीक है, बाबर तुर्की के चगताई शाखा से संबंधित था। यह एक तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, यह एक तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक, तो कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, ये उमर है। ठीक है, उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश के संबंधित थे। ठीक है, इनके पिता क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश से संबंधित थे। और माता का नाम था कुतलुग गिनार। ठीक, कुतलुग कुतलुग निगार खानम, जो मंगोल वंश से संबंधित। ठीक है, तो इन दो वंशों से मिलकर मुगल उभर के सामने आया था। ठीक है, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक, फरगना एक तुर्क में छोटा सा क्षेत्र था। ठीक है, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी। ठीक, एकदम आसान है, वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ। तो 14 फरवरी का इसका जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। कहाँ पर? फरगना में, तुर्क के एक छोटे से क्षेत्र में। ठीक है, बाबर के पिता 1494 में ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो तुर्क में जो छोटा सा क्षेत्र था फरगना, वहाँ पर बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, वह एक सरदार रहते हैं, छोटे से सरदार रहते हैं। ठीक है, तो उनकी मृत्यु जो है 1494 ईस्वी में हो जाती है। ठीक, बाबर का पिता का जो संबंध था उनके पड़ोसियों से, उनके रिश्तेदारों से और उनके पड़ोसी राज्यों से, वो कुछ ठीक नहीं था। ठीक है, तो बाबर के पिता की 1494 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसलिए बाबर को 12 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बनना पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही कम उम्र में बाबर शासक बन गया। ठीक है, अब ये शासक बनने के साथ साथ इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। ठीक है, एक तो कम उम्र में शासक बना था, इसलिए अपने आप को स्थापित करने की चुनौती थी। फिर पड़ोसी राज्यों से संभलने की चुनौती थी। फिर अपने कूटनीति रिश्तेदारों से बचने की चुनौती थी। ठीक है, तमाम चुनौतियां थी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 पुत्रों के बारे में। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं, कमरान और अस्करी हिंदाल। ठीक है, ये 4 पुत्र थे। ठीक है, तो अब बाबर का प्रारंभिक संघर्ष क्या था उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
जब इसके पिता की मृत्यु हो गई 1494 ईस्वी में, उसके बाद ये 1494 में शासक बन गया, कहाँ का, फरगना का। ठीक है, तो फरगना का शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले समरकंद, एक तुर्क की राजधानी थी समरकंद, उसको जीतने का प्रयास किया। ये प्रयास ये कई बार करता है। ठीक है, तो पहला प्रयास जो किया 1494 ईस्वी में, समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ठीक है, देखिए असफल होने के बावजूद भी ये अक्सर प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो 1494 में ये असफल हो गया। फिर 3 साल बाद 1497 ईस्वी में समरकंद को फिर जीतने का प्रयास किया और उसको जीत भी लिया, लेकिन जीतने के बाद केवल 100 दिन, ठीक है, 100 दिन वहां पर, यानी लगभग 3 महीने के आसपास वहां पर टिक सका। ठीक, फिर वहां से ये भाग गया। फिर उसके बाद ये 1501 में फिर एक बार उस पर युद्ध करता है, आक्रमण करता है, कहाँ पर, समरकंद में। ठीक है, फिर उसको जीतने की कोशिश करता है और फिर वहां पर जीत जाता है, और यहाँ पर जीतने के बाद 8 महीने तक शासन करता है। ठीक है, देखिए पहली बार तो असफल रहा, दूसरी बार वो 100 दिन शासन किया, तीसरी बार 8 महीने तक शासन किया, फिर वहां से उसको भागना पड़ा, और फिर चौथे बार भी आक्रमण करता है 1504 ईस्वी में। ठीक है, तो इस समय क्या करता है ये 1504 ईस्वी में समरकंद पर नहीं आक्रमण करता है, ये काबुल और गजनी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये अपने दूसरे साइड में, भारत की साइड में काबुल और गजनी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और उसको जीत भी जाता है। ठीक है, और जीतने के बाद 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की, पादशाह मतलब बादशाह। ठीक है, तो 1507 में पादशाह की उपाधि धारण कर दी है। ठीक, इसके पूर्वज हम देखेंगे वो सब मिर्जा की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, लेकिन इसने क्या किया, पादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, ये इसके प्रारंभिक संघर्ष हो गए, और भी हम आगे देखते हैं। फिर इसने क्या किया कि 1511 ईस्वी में, ठीक है, 1511 ईस्वी में फिर से ये समरकंद पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, उसको जीतने की कोशिश करता है। ठीक है, और जीत भी लेता है, लेकिन अधिकार, ठीक है, 1511 ईस्वी में फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है और उसको जीत भी लेता है। ठीक है, लेकिन फिर उसे 1512 ईस्वी में, यानी 1 साल में उसको छोड़ के भागना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ये बात समझ में आ जाती है कि समरकंद को जीतना मुश्किल है, लेकिन ये भारत की तरफ हमको बढ़ना उचित लगता है। ठीक है, क्योंकि इधर हमें जीतना आसान है। तो उसने क्या किया, मध्य एशिया और समरकंद के बाद भारत की तरफ रुख किया। ठीक है, मध्य एशिया और समरकंद को छोड़ दिया, अब ये भारत की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका युद्ध क्या होता है, बाबर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, अब ये जब भारत की तरफ बढ़ा तो इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और सबसे पहला आक्रमण जो किया वो 1519 ईस्वी में किया। ठीक है, 1519 ईस्वी में, ठीक है, भारत की सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीता। ठीक है, ये भारत के अंदर नहीं जाता, सीमा क्षेत्र को बाजार और भेरा को जीतता है। यह युद्ध यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, तो पहला युद्ध कब किया, 1519 में, कहा, भारत की सीमा क्षेत्र पर। फिर दूसरा युद्ध भी 1519 ईस्वी में करता है, पेशावर तक। ठीक है, पेशावर तक जीत लेता है। फिर अगला युद्ध करता है तीसरा वाला 1520 ईस्वी में, जो बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोट तक जीत लेता है। ठीक है, देखिए ये तमाम छोटे छोटे अभियानों में वो थोड़ा थोड़ा जीतता जाता है, और ये जीतने के बाद फिर वापस चला जाता है। ठीक है, यानी ये अपने आप को टेस्ट करता है और ये देखना चाहता है कि हमको भारत को जीतने के लिए हमें किस किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये कहाँ तक, सियालकोट तक पहुंच गया, और 1524 ईस्वी में उसने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों पर पूरा उसको जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और इस युद्ध को, ये जो बार बार युद्ध कर रहा है, आक्रमण कर रहा है भारत के सीमा क्षेत्रों पर, इसकी चर्चा भारत में होती रहती है। ठीक है, भारत में होती रहती है, यहाँ तक इब्राहिम लोदी को भी बताया जाता है कि बाबर बार बार आक्रमण कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि जब भारत के अंदर या दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तब हम आक्रमण करेंगे। ठीक है, अभी तक इसने जो भी युद्ध किए वो भारत के तटीय क्षेत्रों पर किया था। ठीक है, अब यहाँ से ये फिर भारत में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जब ये चारों युद्ध कर रहा था वो बार बार, तब इसको भारत से निमंत्रण भी मिल रहे थे कि भारत में वो युद्ध करे, भारत में आक्रमण करे, इब्राहिम लोदी को हराए। ठीक है, निमंत्रण कहाँ से मिल रहा था, पहला तो पंजाब का शासक दौलत खान, उसने निमंत्रण दिया था। फिर इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने निमंत्रण दिया था कि भारत में युद्ध करे। ठीक है, इन सभी के साथ साथ राणा सांगा था, राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया था या सहानुभूति दी थी अपनी कि आप, तुम भारत पर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करोगे, तुमको मैं अपना सहयोग दूंगा, अपनी सेना दूंगा। ठीक है, तमाम निमंत्रण मिल रहे थे। ठीक है, ये सब निमंत्रण पाकर वो उत्साहित होकर
पानीपत का युद्ध करता है 1526 में। ठीक, उससे पहले हम जान लेते हैं बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो बाबर जिस समय भारत में आक्रमण किया उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, ठीक है, कश्मीर, मेवाड़, ठीक, दिल्ली, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो हम देखते रहते हैं कि उत्तर भारत में सल्तनत काल छाया हुआ था और दो नए राज्य उभर के सामने आए थे। बहमनी साम्राज्य जो मुस्लिम साम्राज्य था, फिर विजयनगर साम्राज्य जो था हरिहर बुक का द्वारा स्थापित था, लेकिन बाबर के समय वहां पर कृष्णदेवराय राज्य कर रहा था। ठीक है, मेवाड़ में राणा सांगा था। तो तमाम छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए थे और सभी क्षेत्र, सभी राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो ठीक ये परिस्थिति जो थी बाबर के लिए बहुत ही उचित थी। ठीक है, तब उसने क्या किया, सभी चीजों से उत्साहित होकर 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किया। ठीक, तो ये उसका भारत में 5वां युद्ध था। ठीक है, पहले 4 युद्ध उसने किया भारत तटीय क्षेत्र पर, और 5वां आक्रमण भारत के अंदर किया। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा युद्ध है? 5वां युद्ध है। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला राजा था जो इसी युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाला पहला शासक कौन है सल्तनत काल का? वो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर युद्ध के बारे में हम सोचें तो बाबर की जो सेना थी वो केवल 12,000 थी और इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो 1 लाख थी। ठीक है, तो इसने क्या किया था, बाबर ने बहुत सारी कूटनीति अपनाई थी, बहुत सारी युद्ध नीति भी सीखी थी और सबसे बड़ी बात इसके पास तोप था। ठीक है, तोप खाना था। तो बाबर सबसे पहले तोप खाना किसने प्रयोग किया था? तो बाबर ने यूज किया था भारत में। ठीक है, तो प्रथम बार तोप खाना का प्रयोग किया और तुगलमा युद्ध नीति अपनाई जो उज्बेक से संग्रहित था। ठीक है, उज्बेकों से सीखा था तुगलमा युद्ध, जो एक युद्ध नीति था। ठीक है, उसका भी प्रयोग किया और तोप सजाने की विधि भी एक थी उस्मानी विधि। ठीक है, इन सभी चीजों का उसने प्रयोग किया और कहा जाता है कि युद्ध सुबह में शुरू हुआ और दोपहर होते होते खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से वो युद्ध जीत जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद अ, बाबर जो है अपना स्थापना करता है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, हम देखेंगे तोप संचालन, जो ये तोप लेकर आया था बाबर, ठीक है, उसका संचालन जो कर रहा था, ठीक, जिसे तोपची कहते हैं, तो वो था उस्ताद अली कुली। ठीक, नाम याद रखिए, उस्ताद अली कुली था और बंदूकधारियों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था उस्ताद मुस्तफा। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखिए। इन दोनों का विशेष महत्व है पानीपत में विजय पाने का। ठीक है, तो बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और मुगल वंश का स्थापना ऐसे शुरू हो जाता है। ठीक है, युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर किया। ठीक है, देखिए इस युद्ध के बाद उसने क्या किया, अपने प्रजा में जो उसकी प्रजा थी, जो सेना थे लाहौर में, काबुल में, ठीक है, सब में इसने कहा कि चांदी के सिक्के बंटवाएं। ठीक है, चांदी के सिक्के बंटवाने के क्रम में तो इस उदारता के कारण, ठीक है, लोगों ने उसे एक उपाधि दी जो नाम है कलंदर। तो कलंदर उसके उदारता के कारण नाम दिया गया था। ठीक, देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध किया। अब 1527 में क्या करता है, खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, अब खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? खानवा का राजपूत राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, जब उसने युद्ध किया इब्राहिम लोदी पर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, तो राणा सांगा ने सहानुभूति दी थी कि जब आप युद्ध करेंगे तो मैं अपनी सेना दूंगा आपको। ठीक है, जो आपकी सेना युद्ध में सहायता करेगी। लेकिन राणा सांगा ने कोई सेना नहीं दिया, क्योंकि राणा सांगा ये सोच रहा था कि बाबर जो है आक्रमण करेगा और फिर युद्ध जीतने के बाद वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबर जो हर जगह से भटक रहा था, भटकते भटकते उसको एक अस्थायी जगह मिल गया, वो मिल गया दिल्ली, और उसने यहाँ पर अपना वंश स्थापित किया। ठीक है, वो वापस नहीं गया। इस वजह से राणा सांगा ने उसकी मदद नहीं की थी। ठीक, तो और इस वजह से बाबर ने राणा सांगा पर युद्ध किया और राणा सांगा को पराजित किया। देखिए राणा सांगा, कहा जाता है कि राणा सांगा ने लगभग 100 युद्ध जीते थे। ठीक है, और उसके शरीर पर लगभग 80 घाव थे। ठीक है, यानी वो अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, तो जितनी दिक्कत बाबर को इब्राहिम लोदी से करने में नहीं हुई, उतनी उससे ज्यादा दिक्कत उसको राणा सांगा से करने में हुई थी। ठीक है, बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया क्योंकि सेना उसके पास कम थे। ठीक है, तो इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध।
ठीक है, जिहाद का नारा दिया और सभी सेनाओं को कसम दिलाया गया कि कोई भी युद्ध छोड़ के भागेगा नहीं। ठीक है, शराब बंद करवा दिए, शराब की पेटियों को पलट दिया। ठीक है, यानी अपने आप को दिखाया कि ये युद्ध के लिए कितना नियंत्रण है। ठीक है, युद्ध के पश्चात गाजी काफरी को मारने वाले की उपाधि धारण की। ठीक है, युद्ध के पश्चात इसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, काफिरों को मारने वाला। ठीक है, तो इस युद्ध में नारा किस चीज का दिया था? जिहाद का। और इस युद्ध के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। ठीक है, गाजी का तात्पर्य काफिरों को मारने वाला और जिहाद का तात्पर्य है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसने चंदेरी को युद्ध किया 1528 में। ठीक है, हर साल इसी ये युद्ध कर रहा है। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा और 1528 में कौन? चंदेरी का। ठीक है, तो मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। ठीक है, चंदेरी मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने राजपूत मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, मेदिनी राय कौन था? तो मेदिनी राय जो था वो राणा सांगा का एक सरदार था। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा का मदद किया था। ठीक है, तो इस वजह से जब वो बाबर युद्ध जीत गया, खानवा का युद्ध, तो उसने पत्र भेजा था किसको? मेदिनी राय को, कि वो हार पराजित स्वीकार कर ले और हमारे अधीन हो जाए। ठीक है, लेकिन मेदिनी राय ने इनकार कर दिया और इस वजह से युद्ध हुआ। तो बाबर यहाँ पर युद्ध करता है, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में और मेदिनी राय को पराजित करता है। और पराजित करने बाद इसकी दो पुत्रियां होती हैं। ठीक है, तो दोनों पुत्रियों को उसने क्या किया? अपने दो पुत्रों में गिफ्ट कर दिया, यानी एक भेंट के रूप में दे दिया। किसको? हुमायूं और कमरान को। ठीक है, इस युद्ध में भी उसने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया, चंदेरी के युद्ध में भी इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का तात्पर्य इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए धर्म युद्ध। ठीक है, तो देखिए किस युद्ध के बाद पता चला कि अब ये बाबर जो है अस्थायी रूप से भारत में हो गया? तो खानवा के युद्ध के बाद पूरा ये हो गया कि अब बाबर अस्थायी रूप से भारत में स्थापित हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला युद्ध हुआ 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, हर साल के बाद युद्ध कर रही है। 1507 में पानीपत, फिर 27 में खानवा, फिर 28 में चंदेरी। ठीक है, और 29 में घाघरा का युद्ध इसने किया। बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था, जो अफगानी शासक था, जो बंगाल की तरफ शासन कर रहा था। तो वो बार बार बाबर को परेशान कर रहा था, उसके सीमा में क्षेत्र में प्रवेश करना, फिर वापस जाना। ठीक है, तो ये सब देखते हुए बाबर जो है उस पर युद्ध किया। ठीक है, उसके खिलाफ अभियान चलाया और घाघरा का युद्ध भी जीता, यानी महमूद लोदी को भी पराजित कर दिया। ठीक, यहाँ से इसने 4 युद्ध किया। ठीक है, ये इसका लास्ट युद्ध था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके मृत्यु के बारे में अफवाहें हैं या विवाद है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कई इतिहासकारों ने कहा है कि बाबर जो है भारत की जलवायु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी की माता के हाथों से खीर खाया था। ठीक है, उस खीर में जो जहर मिला हुआ था। ठीक है, उस जहर की वजह से इसकी धीरे धीरे 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबर को जो है अफीम और नशा, कुछ मदिरा जैसी, मतलब नशा करने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। खैर जो भी हो, लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला देखेंगे, बाबर ने तुझके ए बाबरी यानी बाबरनामा की रचना किया था, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। तुझके ए बाबरी, ये इसकी आत्मकथा थी। ठीक है, इसी आत्मकथा में उसने बताया था कि इसके शव को काबुल में दफनाया जाए, और इसी आत्मकथा में उसने ये भी बताया था कि इसके समय का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कृष्णदेवराय था, जो विजयनगर साम्राज्य का राजा था। ठीक है, इसने रिसाल ए उसज यानी खत ए बाबरी की भी रचना की। ठीक है, बाबरनामा का रचना तुर्की में हुआ था। ठीक है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, इसने एक पदशैली की भी शुरुआत की थी, वो था मुबइयान। ठीक है, इसने मुबइयान नामक पदशैली की शुरुआत की, जो साहित्य में बहुत ही प्रचलित था इसके समय में। ठीक है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला का, ठीक है, अनुयायी था। किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। ठीक, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है,
हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। यहाँ पर बाबर से जितने भी टॉपिक बनते हैं हम लोगों ने सभी कवर किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, थैंक यू।